नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक बार स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास को। आपको कई दिनों से इंडियन पॉलिटी की क्लासेस नहीं मिल पाई है, तो आप सभी इसके लिए बहुत परेशान थे। मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था क्लासेस को लेकर वो समय से नहीं हो पाई थी। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे संसदीय प्रक्रिया के बारे में। हमने संसदीय प्रक्रिया को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि हम लोगों ने लाइव सेशन किया था इंडियन पॉलिटी का। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने उस दिन इस खत्म किया था लास्ट लेक्चर में प्रश्न काल को। तो संसदीय प्रक्रिया में पहला पार्ट हमने बताया था प्रश्न काल। तो हमने प्रश्न काल को समाप्त किया था और प्रश्न काल से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संसदीय प्रक्रिया में जो मैंने टॉपिक वाइज लिखाया था, उन टॉपिक वाइज सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमने हेडिंग भी डलवाई थी आपको शून्यकाल, ने आपको हेडिंग डलवाई थी शून्यकाल या 0 आवर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने आपको बताया जो संसदीय प्रक्रिया है कि आर्टिकल 118 का विषय है। आर्टिकल 118 का विषय है, वो चाहे संसदीय समितियों से संबंधित हो या फिर संसदीय प्रक्रिया से संबंधित हो, ये सारे विषय रखे गए हैं एक ही आर्टिकल में, जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल 18। तो हम लोग आर्टिकल 118 पढ़ रहे हैं, सॉरी 18 नहीं 118। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस सेक्शन को। तो सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 118 में हम लोगों ने बात किया था प्रश्नकाल के बारे में। और प्रश्नकाल आई होप समाप्त भी हो गया था और आपको सबको समझ में भी आया था प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार हमने उसके बताए थे, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तो प्रश्नकाल समाप्त हुआ था। तो अगला टॉपिक लिखिएगा शून्यकाल, या जिसे हम लोग कहते हैं 0 आवर। लिखिएगा शून्यकाल। संसद की अगली प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं शून्यकाल, या इंग्लिश में उसको कहते हैं 0 आवर। तो आवर मौसम इस टाइम चेंज हो रहा है। सभी लोग कोशिश करें कि अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखें, क्योंकि वैसे भी वर्ष एक महामारी की चपेट में है, उससे भी सुरक्षित रहना है। बाकी जो मौसम चेंज होने पर गर्मी से अब धीरे धीरे हम लोग, गर्मी से मानसून के बाद धीरे धीरे हम लोग शीत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस वजह से वायरल फीवर होना सभी को आम बात है। ठीक, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। देखो, सबसे पहली बात, यदि 0 आवर की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया था जितनी भी संसदीय प्रक्रिया होती है उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक होता है तो वो होता है शून्यकाल, जिसे हम लोग 0 आवर कहते हैं। और यदि इसके टाइमिंग की बात करें, ये टाइमिंग स्टार्ट होता है दोपहर 12 बजे। की टाइमिंग क्या स्टार्ट होती है? 12 बजे, 12 PM पे स्टार्ट होता है और 12 PM से लेकर 1 PM तक, 12 PM से लेकर 1 PM तक, कुल मिलाकर 1 आवर का, 1 घंटे का समय होता है किसमें? शून्यकाल में। 1 घंटे का टोटल टाइम होता है शून्यकाल में, जो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे तक होता है। जैसे ही हमने प्रश्नकाल बताया था कि वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर 0 आवर होता है, शून्यकाल होता है, जो दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे तक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 1950 में, जो लागू हुआ था, क्या उस संविधान में शून्यकाल डाला गया था? जवाब होगा नहीं। शून्यकाल को भारतीय संविधान में वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में अडॉप्ट किया गया है भारतीय संविधान में शून्यकाल को। तो लिखिएगा यह भारत में वर्ष 1962 में आया या लागू हुआ। वर्ष 1962 में भारत में शून्यकाल, शून्यकाल अस्तित्व में आया,
अस्तित्व में आया। कब? वर्ष 1962 में। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे ये बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यकाल की शुरुआत भारतीय संविधान में या भारतीय संसद प्रक्रिया में कब हुई थी? तो वो हुई थी वर्ष 1962 में। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा तो शून्यकाल को और क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल को प्रश्नोत्तर काल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे प्रश्नोत्तर, प्रश्नकाल नहीं है, प्रश्नोत्तर काल भी कहा जाता है। प्रश्न के साथ उत्तर भी जोड़ा गया है, काल भी कहा जाता। मैंने सोचा है इस बार यदि कोई परेशानी नहीं आती है, इस बार इंडियन पॉलिटी की क्लास को, इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को 100% समाप्त करेंगे। करीब 20 से 25 क्लास और होनी है, तकरीबन 70 से 75 क्लास होनी है, जो कि 45 क्लास हो चुकी है। 20-25 क्लास और बची हैं, इसे मैं समाप्त करके इंडियन पॉलिटी को 100% समाप्त करने की कोशिश इस दौरान मैं ज़रूर करूँगा। इसमें मैंने टारगेट रखा है कि जल्दी से जल्दी अब इस टॉपिक को समाप्त किया जाए। ठीक, और इसके बाद कुछ नया आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाए। ठीक, अगला पॉइंट ये होता है कि इसमें जो सदन के सदस्य होते हैं, ये सदस्य ही क्वेश्चन पूछते हैं। कहने का मतलब है कि जो मेंबर ऑफ हाउस होंगे, जो सदनों के सदस्य होंगे, वही क्या करते हैं, इसमें प्रश्न करते हैं। शून्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ और कार्य होता है। जैसे प्रश्नकाल में भी प्रश्न पूछा जाता था, वैसे शून्यकाल में भी प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रश्न ही पूछा जाता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? आप यही कहोगे कि सर प्रश्नकाल और शून्यकाल का फिर मतलब क्या हुआ? देखो, प्रश्नकाल में जब आप क्वेश्चन पूछते थे तो क्वेश्चन पूछने से पहले आपको जो उस सदन का हाउस का चीफ होता था, उसे जानकारी देना अनिवार्य होता था, उसे पहले से बताना अनिवार्य होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है इस काल में भी सदनों के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु प्रश्न बिना कोई पूर्व सूचना दिए पूछे जाते हैं। कोई पहले से पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि बिना पूर्व सूचना के ही प्रश्न पूछा जा सकता है शून्यकाल में, जबकि प्रश्नकाल में पहले से सूचना देना अनिवार्य होता था। तो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इस काल में, देखिए इस काल में भी सदनों के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु पूर्व में इसकी सूचना देना अनिवार्य नहीं होता। ये सबसे बड़ा अंतर होता है प्रश्नकाल और शून्यकाल में। टाइमिंग का अंतर होता है। संविधान जब लागू हुआ था तभी प्रश्नकाल था, जबकि शून्यकाल वर्ष 1962 में लागू हुआ। शून्यकाल को ही प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। और सबसे बड़ा अंतर होता है कि क्वेश्चन तो दोनों में पूछा जाता है, परंतु प्रश्नकाल में पहले से जानकारी देना अनिवार्य होता है, ठीक, जबकि शून्यकाल में पहले से जानकारी देना अनिवार्य नहीं होता। दूसरी चीज, मैंने एक बात बताई कि वे वर्ष 1962 में संसदीय प्रक्रिया में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन परंतु संविधान में इसका कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। बात को नोट करके लिख लीजिएगा, इसीलिए आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। लेकिन वर्ष 1962 में संसदीय प्रक्रिया में, जो कि आर्टिकल 118 का ही विषय है, उसमें एडॉप्ट तो कर लिया गया, परंतु इसे संविधान में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। ये केवल संसदीय समिति का भाग है, संसदीय समिति की संसदीय प्रक्रिया का एक पार्ट है। ये भी एक प्रक्रिया है संसद में, परंतु इसे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। अगला पॉइंट करके लिखिएगा, शून्यकाल केवल संसदीय प्रक्रिया का अंग है, जबकि यह संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। देखो, आपको एक डाउट होगा, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अपनी बातों में, और मैंने जहां तक है मैंने वही बोला था। मैंने आपसे ये बोला शुरुआत में ही जब इसकी बात की, तो मैंने आपको ये बोला, क्या ये जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम ये प्रक्रिया थी? तो नहीं थी। वर्ष 1962 में एडॉप्ट तो कर लिया गया, संसदीय प्रक्रिया आर्टिकल 118 में तो जोड़ दिया गया, संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन वर्ष 1962 में भी इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और यही बात मैं अब भी कहता हूं। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है, शून्यकाल में एक क्वेश्चन होता है, शून्यकाल में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ठीक, शून्यकाल में कुल कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो प्रश्न पूछे जाने की संख्या कितनी होती है? टोटल 20 होती है। जैसे प्रश्नकाल में थी वैसे ही शून्यकाल में भी होती है। आपने ये नोट किया हो तो हम एरेज करें, या आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आपके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए बहुत तेजी के साथ, और फिर हम आगे बात करते हैं। आपसे 2 क्वेश्चन और पूछा जाएगा इनमें से। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि शून्यकाल में मैक्सिमम कुल कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं 20। और अगला पॉइंट ये होता है 20 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे प्रश्नकाल में था, लेकिन हमने आपको प्रश्नकाल में एक बात बतलाई थी कि प्रश्नकाल में उत्तर मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से दिए जा सकते हैं, जबकि शून्यकाल में आंसर हमेशा केवल मौखिक ही दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। इस काल में या शून्यकाल में, इस काल में उत्तर सदैव मौखिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरल कहते हैं। मौखिक ही दिए जाते हैं, ये हो गए। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? शून्यकाल की। अगला हेडिंग डालिए, अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हम लोग कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगली हेडिंग डालिएगा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। शून्यकाल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर होता है, मैंने आपको ये पहले ही बताया है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला लिखिएगा, क्या अविश्वास प्रस्ताव, जिसे हिंदी में कहेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंग्लिश में लिखिएगा अविश्वास प्रस्ताव। हेडिंग डालिएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में पहला पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसकी तरफ से लाया जाता है? अविश्वास
प्रस्ताव, इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये गति वाला मोशन नहीं है, प्रस्ताव है मोशन। नहीं तो आप सोचो गति वाला मोशन है, गति वाला मोशन ये नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो यहां से कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ आता है, लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है। पहला क्वेश्चन आपसे बहुत बेसिक सा सवाल आपसे ये बनता है। दूसरा सवाल आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार द्वारा, तो पक्ष में सरकार होगी, या विपक्ष द्वारा, या दोनों के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो मिनिमम कितने सांसदों की अनुमति या सहमति मिलना जरूरी होता है, अगर वो साइन करेंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरी बात, यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो हमेशा सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है अगर सरकार बहुमत अपना साबित नहीं कर पाएगी अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद। तो देखो बहुत बेसिक सी बात हम आपको बताएं, एक मिनट। ठीक, अगर हम आपको बेसिक से बात बताएं तो अविश्वास प्रस्ताव, पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि ये कहाँ लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में आता है। अविश्वास प्रस्ताव कभी भी राज्यसभा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राज्यसभा में क्या सरकार गिराने की बात होती है? क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए राज्यसभा में लाने का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। तो आएगी कहाँ आएगी? हमेशा लोकसभा में आएगी। और सरकार गिराएगा कौन? तो सरकार हमेशा विपक्ष ही गिराएगा। सरकार खुद तो अपना सरकार गिराएगी नहीं। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्ष द्वारा लाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, मिनिमम कितने सांसदों की आवश्यकता होती है उस पर साइन होने की? तो मिनिमम 50 सांसद जब तक उस पर अपनी सहमति नहीं दर्ज करेंगे तब तक अविश्वास प्रस्ताव को संसद के सामने, लोकसभा के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने अगली बात बताई, तो अविश्वास प्रस्ताव आने पर यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा? सरकार गिर जाती है। और पहली बार क्वेश्चन पूछा था अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो पंडित नेहरू के खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, परंतु सरकार गिरी नहीं थी। क्लियर है? तो चलिए लिखिए, क्लियर है तो पहला पॉइंट लिखिएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ लाया जाता है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में। आप पूरा सेंटेंस में लिखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। मेरी तरह आप साइड में मत लिखिएगा, पहले से ही बता दे रहे हैं। नोट्स पूरा बनाइए, मध्यम पाल ने नोट्स बनाया है, बहुत गजब का नोट्स है, तो ऐसे ही नोट्स सब बनाइएगा। बहुत गजब का नोट्स बनाया उस लड़के ने, सही बात है, मैंने देखा है खुद से। तो लोकसभा में लाया जाता है हमेशा अविश्वास प्रस्ताव को। दूसरी बात हमने बताई आपको कि हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, केवल विपक्ष के द्वारा, केवल लोकसभा में, हमेशा केवल लोकसभा में आता है। दूसरी बात, हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तीसरी बात हमने बताया मिनिमम कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? तो मिनिमम 50 सदस्य, मिनिमम 50 सांसदों की सहमति अनिवार्य, सहमति
अनिवार्य होती है। अब देखो आप ऐसे शार्ट में मत लिखिएगा, हम फिर से कह रहे हैं, आपको लिखना होगा तो क्या आप क्या लिखोगे? अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व मिनिमम 50 सांसदों की सहमति अनिवार्य होती है। आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व मिनिमम 50 सांसदों की सहमति अनिवार्य होती है। अगला पॉइंट बताया हमने कि यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती, तो सरकार गिर जाती है। क्लियर है? यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। कहने का मतलब है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है संसद के सामने, लोकसभा के सामने, तो हमेशा सरकार को अपना बहुमत देना अनिवार्य होता है। और यदि सरकार अपना बहुमत नहीं दे पाती है तो हमेशा सरकार भंग कर दी जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। फिर हमने अगला पॉइंट बताया कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के काल में आया था। नेहरू जी के काल में आया था, परंतु सरकार नहीं गिरी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, यदि नेहरू की सरकार नहीं गिरी थी तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके काल में अविश्वास प्रस्ताव आता है और सरकार गिर जाती है? तो 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, और मोरारजी देसाई जी की सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आता है और 1978 की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही गिर जाती है, और अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लोकसभा भंग कर दी जाती है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, ये आपने नोट कर लिया हो तो हम इरेज करें। अगला पॉइंट लिखिएगा, नीचे लिख दें। अगला पॉइंट हम नीचे लिखें, क्या दिख रहा है आप सभी को? चलिए लिखे। देखिए, सबसे पहले नीचे लिख रहे हैं, लिखिएगा, सबसे पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार, जो रेड से लिख रहे हैं वही लाइन है, सबसे पहले मोरारजी देसाई जी की सरकार 1979 में 1979 में 1979 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा गिरी थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक, और इसके बाद लिस्ट बन जाती है, बार बार कई लोगों की सरकार गिरती है अविश्वास प्रस्ताव से,
आपसे एग्जाम में पूछा था किसकी किसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के तहत गिरी थी, तो नाम लिखिएगा मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इतने लोगों की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव से। अगला पॉइंट करके लिखिएगा, अगला पॉइंट करके लिखिएगा, देखिए अब तक अविश्वास प्रस्ताव से गिरे सरकार, अब तक अविश्वास प्रस्ताव से गिरी सरकारें। तो सबसे पहले हम आपको बताएं क्या, मोरारजी देसाई, सबसे पहले नाम बताया मोरारजी देसाई। दूसरा नाम मैंने बताया वीपी सिंह, दूसरा नाम वीपी सिंह। तीसरा नाम चंद्रशेखर, चौथा नाम अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। और चौथी सरकार गिरी थी, पांचवी गिरी थी एचडी देवगौड़ा की। इतनी सरकारें आज तक किससे गिरी हैं, अविश्वास प्रस्ताव से गिरी हैं। सबसे पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है, लेकिन सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग किया गया था नेहरू जी के काल में, परंतु गिरती है मोरारजी देसाई के काल में। और उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवगौड़ा के शासनकाल में भी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकारें गिरती हैं। क्लियर है? अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि आप सबको पता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है हमेशा उस पर लोकसभा के सदस्य ही साइन कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि हमेशा कहाँ आता है, लोकसभा में ही आता है, तो केवल लोकसभा के सदस्य ही साइन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री हो वो राज्यसभा से हो, वो राज्यसभा से सदस्य बनकर आया हो, लेकिन आप सबको पता है बैठता तो वो लोकसभा में है, लेकिन वो सदस्य हो राज्यसभा का, तो क्या वो साइन कर सकता है या नहीं? आपसे हमारा क्वेश्चन यही है। और हेडिंग डालिए विश्वास प्रस्ताव। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा, देन मैं इसका आंसर दूंगा। तो चलिए लिखिए, आप क्वेश्चन समझ में आया कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही साइन करते हैं, लेकिन परंतु जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा लोकसभा में ही बैठता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में ही जाना जाता है। तो यदि वह सदस्य प्रधानमंत्री राज्यसभा का हो तो क्या वह साइन कर सकता है या नहीं, मैंने आपसे यही इतना पूछा है। और बाकी मैंने जो भी लिखा है अविश्वास प्रस्ताव में वो सब आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। क्लियर है? तो अगला लिखिएगा अविश्वास नहीं, अब लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव। अब लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। अभी एक बार नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो अब आते हैं किस पर, अब आते हैं भैया कॉन्फिडेंस पर। और उसी का जस्ट उल्टा होता जाएगा, जैसे ऐसे हुआ था कॉन्फिडेंस में, उसका उल्टा होता जाएगा किसमें, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस में। अब हो गया विश्वास प्रस्ताव, और विश्वास प्रस्ताव में हो जाएगा कॉन्फिडेंस मोशन। क्या हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जो विश्वास प्रस्ताव होता है, ये किसके द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष द्वारा या विपक्ष द्वारा, सरकार द्वारा या विपक्ष द्वारा, या दोनों ला सकती है। आपसे हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन होगा सत्ता पक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा,
दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्वास प्रस्ताव होता है वो लाया जाता है हमेशा किसके, विपक्ष के द्वारा ना। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के, सत्ता पक्ष कहने का मतलब समझ रहे हो, सरकार के सत्ता पक्ष के किसी मंत्री द्वारा, किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। क्लियर है। तो जहां अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता था, वहीं पर जो विश्वास प्रस्ताव है वो हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है, वो लाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा। क्लियर है। अब दूसरी बात हमने आपसे वो की थी अविश्वास में भी कि हमेशा आता कहाँ है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो जैसे हाल था अविश्वास प्रस्ताव में, सेम वही हाल होगा, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ये भी हमेशा कहाँ आता है, लोकसभा में भी आता है, लोकसभा में ही आता है। हमेशा कहाँ आता है, लोकसभा में ही आता है। मेंबर की बात करें यदि कि कितने मेंबर की इसमें सहमति अनिवार्य होती है, तो आंसर सेम होगा, कितने, 50 सांसदों की, मिनिमम 50 सांसदों की अनुमति अनिवार्य होती है। अनुमति अनिवार्य होती है कितने लोगों की, मिनिमम 50 लोगों की। ठीक। अगला पॉइंट उसमें हमने आपको लिखाया था अविश्वास प्रस्ताव में, यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। विपक्ष लेकर आता है, खासकर सरकार गिराने के लिए लाता है। तो क्या ऐसा प्रावधान विश्वास प्रस्ताव में भी होगा? क्या विश्वास प्रस्ताव में भी यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो क्या सरकार इसमें भी गिर जाएगी? आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए जल्दी से और बताइए क्या ऐसे प्रावधान यहां पर भी किए गए हैं? तो सही बात है, बिल्कुल सही है कि यदि सरकार लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, चाहे वो बात हो विश्वास प्रस्ताव की या अविश्वास प्रस्ताव की, तो दोनों ही कंडीशन में सरकारें गिर जाती हैं। भले वो सत्ता पक्ष लेकर आया है, लेकिन यदि सत्ता पक्ष लेकर आया है तो निश्चित बात है कि बहुमत होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि विश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर गई हो। ठीक, तो लिखिएगा यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती तो, साबित नहीं कर पाती है तो उस दशा में सरकारें गिर जाती हैं या सरकार गिर जाती है। उस दशा में सरकार गिर जाती। अब दूसरी बात ये होगी, सरकार गिर जाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, मेरे दिमाग में तो भैया आया है, जब मैंने पढ़ा था मेरे दिमाग में आया है, भैया जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसमें तो विपक्ष सरकार गिराने के पक्ष में, सरकार को गिराना रहता है इसलिए लेकर आती है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों आता है विश्वास प्रस्ताव? तो विश्वास प्रस्ताव आने के दो कारण होते हैं। विश्वास प्रस्ताव लाने के दो कारण होते हैं
पहला कारण होता है यदि बात लोक महत्व की हो, जन कल्याण की बात हो, तो आता है विश्वास प्रस्ताव, या फिर न्यायालय ने आदेश किया हो, तो हमारी न्यायपालिका हो उसने आदेश यदि किया हो तो भी सत्ता पक्ष को विश्वास प्रस्ताव द्वारा बहुमत साबित करना होगा। तो लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव के कुल 2 कारण है। विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के 2 कारण निम्नवत हैं। लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के 2 कारण निम्नवत हैं। पहला होता है लोक महत्व के अवसर पर, लोक महत्व के अवसर पर, और दूसरा कारण होता है न्यायपालिका के या न्यायालय के आदेश पर। न्यायालय के आदेश पर। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या विश्वास प्रस्ताव कभी आया है? क्या विश्वास प्रस्ताव कभी लाया गया है? तो हाँ, विश्वास प्रस्ताव आया है जब भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह द्वारा लाया गया था विश्वास प्रस्ताव। अगला पॉइंट लिखिएगा सर्वप्रथम। सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। परंतु हुआ क्या कि जैसे ही सत्र शुरू होना था, सत्र शुरू होने से पहले ही चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। देखिएगा, परंतु सत्र शुरू होने से पूर्व ही, सत्र शुरू होने से पूर्व ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लियर है? तो ये बात थी हमारी किसकी? विश्वास प्रस्ताव की। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके आदेश पर हुआ था ये सब? ये हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी के आदेश पर। सारी घटना हुई थी भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के आदेश पर। चौधरी चरण सिंह ने विश्वास प्रस्ताव लाया, परंतु सत्र शुरू होने से पूर्व ही इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो विशेष करके नोट करिएगा, और विश्वास प्रस्ताव भी आपका यहीं पर समाप्त होगा। नोट करके लिखिएगा। काफ़ी लोगों के आंसर आए हैं, तो चलिए हम बताते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने ये पूछा कि
विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर हमेशा लोकसभा के सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। तो यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या वह विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के पत्र पर साइन कर सकता है या नहीं? तो उसका आंसर होगा नहीं कर सकता है प्रधानमंत्री। यदि कोई भी सदस्य लोकसभा के अदर कहीं से भी हो तो वह विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर साइन नहीं कर सकता। वो व्यक्ति चाहे भले ही प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो नोट करके इस पॉइंट को लिखिएगा। नोट में हेडिंग डालिए विशेष और लिखिएगा। लिखिए अविश्वास तथा विश्वास प्रस्ताव। लिखिए अविश्वास तथा विश्वास प्रस्ताव पर अविश्वास तथा विश्वास प्रस्ताव पर केवल लोकसभा के सदैव केवल लोकसभा के सदस्यों के लोकसभा के सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है या सहमति आवश्यक होती है। क्या लिखा? अविश्वास तथा विश्वास प्रस्ताव पर केवल हमेशा लोकसभा के सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। पूर्ण विराम। आगे लाइन चेंज करके लिखिए यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वो भी इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दर्ज करा सकता। तो वह भी इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति नहीं दर्ज करा सकता। कहने का मतलब है साइन नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है? वो भी साइन नहीं कर सकता चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा निंदा प्रस्ताव। अगली हेडिंग डालिएगा निंदा प्रस्ताव। अविश्वास और विश्वास के बाद अगला हम बात करते हैं किसमें? निंदा के बारे में। हम करेंगे अब निंदा। आपकी निंदा करेंगे। राजनाथ सिंह जी बहुत निंदा करते हैं, ठीक, सबको पता होगा। राजनाथ सिंह तो भारत में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर बातों की केवल एक ही चीज जानते हैं, निंदा करना। तो चलिए हम लोग भी आज निंदा करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोशन। लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोशन। निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन। तो हम लोग इसी को कहते हैं सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वही पूछाता है कि निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है। जैसे हम लोग विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में पढ़े थे, वैसे ही सेम पॉइंट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? निंदा प्रस्ताव में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसके द्वारा लाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लाया जाता है। ये हमेशा लाया जाता है विपक्ष के द्वारा। ये हमेशा निंदा प्रस्ताव, निंदा तो हमेशा कौन करेगा? विपक्ष ही करेगा। राजनाथ सिंह जी करते हैं वो बात अलग है, ठीक, वो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो करे कोई बात नहीं है। लेकिन जो निंदा प्रस्ताव होता है ये हमेशा करता है कौन? हमेशा कौन करता है? विपक्ष करता है। दूसरी बात, यह प्रक्रिया भी हमेशा लोकसभा में ही की जाती है। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये सरकार को गिराने या सरकार को गिराने उड़ाने के लिए काम किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
जो निंदा प्रस्ताव होता है ये हमेशा किसी व्यक्तिगत मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। क्लियर है? ये किसी मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है क्या? निंदा प्रस्ताव। और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, इससे सरकार नहीं गिरती है। ये केवल इसमें मंत्रियों की निंदा की जाती है, मंत्रिपरिषद की निंदा की जाती है और इसका कोई मतलब नहीं होता। एक छोटा सा टॉपिक है, यहीं से हम लोग चीजों को समाप्त करेंगे। तो निंदा प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा। दूसरी बात हमने बताया, ये हमेशा कहाँ आता है? तो ये आता है लोकसभा में। ये हमेशा कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया? ये आता है किसी मंत्री, किसी पर्टिकुलर मंत्री के लिए या पूरे मंत्रिपरिषद के लिए, या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। या तो किसी मंत्री के खिलाफ होगा निंदा प्रस्ताव, या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ होता है निंदा प्रस्ताव। आता है कहां पर? लोकसभा में। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। और इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें केवल मंत्री की निंदा की जाती है। इसमें केवल मंत्रियों की निंदा की जाती है, निंदा की जाती है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें सरकार नहीं गिरती है। इसमें सरकार नहीं गिरती है। बहुत छोटा सा टॉपिक था निंदा प्रस्ताव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंसर मोशन। और अगली हेडिंग डालिएगा, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। इसे लिखिएगा काम रोको प्रस्ताव, या इसी को कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। और यही हेडिंग डाल के आप लोग क्या करिए, चीज़ों को आज यहीं पर हम रोकेंगे टॉपिक को, और अगले सेशन में हम लोग आपसे कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर शाम को 8 बजे। तो चलिए हम लोग तब तक चीज़ों को आप रिवाइज करिएगा, पूरे पॉलिटी के सेक्शन को रिवाइज करिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो शुरुआत से वीडियो को देखिएगा और एंजॉय करिए पॉलिटी के इस लेक्चर में। चलिए हम लोग आपको फिर मिलेंगे, तब तक गुड नाइट, टेक केयर।